स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कहानी लगी तुमसे मन की लगन। आशा है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। रात का वक्त। शहर से दूर गांव में एक अंधेरे कमरे के अंदर एक 18 साल की लड़की घुटने में सिर छुपाए रोए जा रही थी। उसकी दर्द भरी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। आज ही उसकी दादी माँ का देहांत हुआ था। आंखों में रोते रोते गड्ढे पड़ चुके थे और गाल पर आंसुओं के निशान। उसका हुलिया भी बिगड़ा हुआ था, बाल बिखरे थे और आंखें लाल। कमरे के एक कोने में सिमटी वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। डर से वो बुरी तरह कांपे जा रही थी। अपनों को खोने का अपार दर्द आज उसके ऊपर बीत रहा था। आखिर अब जिंदगी में अपना रहा ही कौन था। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे और अपनी कही जाने वाली दादी माँ आज इस दुनिया से विदा हो गई थी। पूरा दिन मातम मनाने के बाद अब लोग भी वहां से अपने अपने घर जा चुके थे। बाहर आंगन से जोर जोर से लोगों के बहस करने की आवाजें आ रही थीं। ये जमीन मेरी है, इनके सबसे करीबी रिश्तेदार हम लोग ही थे। आहा हा, तुम्हारी कहाँ से हो गई जमीन, यूं तो हम लोग भी बराबर के हिस्सेदार हैं। जमीन पर हमारा भी हक है और ये हमें ही मिलेगी। दो आदमी ऊंची आवाज में आपस में बहस कर रहे थे। तुम्हें भला कैसे मिल जाएगी, ये हमारी ताई सास की जमीन है, एक महिला ने कहा। और वो ताई सास मेरी सगी मौसी है, बोलते हुए दूसरी महिला चिल्ला दी। यूं ही गर्मा गर्मी बढ़ी रही। आसपास के लोग भी इकट्ठे होकर तमाशा देखने लगे थे। मौत के बाद ही जमीन को लेकर लड़ाई शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो सबको बस उस बूढ़ी औरत के मरने का ही इंतजार था। तभी पड़ोस की एक औरत बोल पड़ी, जमीन किसे मिलेगी इसका फैसला तुम लोग नहीं कर सकते, और इसके ऊपर अभी लड़ाई करने से अच्छा है कि उस बच्ची के बारे में सोचा जाए जो इस दुनिया में अकेली रह गई है। ये जमीन भी सिर्फ उसी की होगी। सबने सुना तो चुप हो गए। अपनी लड़ाई में ये बात तो वो भूल ही चुके थे कि अभी उस बूढ़ी औरत का परिवार पूरी तरह से नहीं मिटा था। अभी इस जमीन की हकदार उनकी पोती जिंदा थी। दोनों जमीन का दावा करने वाले पक्ष एक दूसरे को घूरने लगे। पड़ोसन फिर बोली, जितना मुझे पता है दुर्गा देवी ने एक वसीयत बनाई है। 13 दिन बाद वो वसीयत खुलेगी, उसी से पता चलेगा कि जमीन किसको मिलेगी। इस बात के बाद मामला दब गया। दोनों पक्ष एक दूसरे की तरफ मुंह फेरकर निकल गए। लड़की उस घर में अब अकेली रह गई। पड़ोसन घर के अंदर आए और बोली, फिक्र मत करो ईरा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ यहाँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, बोलकर उन्होंने लड़की को सीने से लगा लिया। 13 दिन बाद घर में शांति पूजा करवाई गई और उसके बाद सब लोग कोर्ट में वसीयत सुनने जा पहुँचे। वसीयत खुली तो लड़ने वाले दोनों पक्षों को निराशा ही हाथ लगी थी। सबके चेहरे पूरी तरह से उतर चुके थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि दुर्गा देवी ने वसीयत में ऐसा कुछ लिखवाया होगा। सबके अरमानों पर पानी फिर चुका था। सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। सब लोग वहां बैठी ईरा को देखने लगे जो बिल्कुल बेसुध थी। उसे जमीन के बंटवारे से कोई मतलब नहीं था। वो बस अपनी दादी माँ के गुजर जाने के दुख से जूझ रही थी। सब घर पहुँचे तो एक महिला ईरा का सामान बांधते हुए बोली, चल अब से तू हमारे साथ रहेगी। इतने में दूसरी महिला ईरा को अपनी तरफ खींचते हुए बोली, ऐसे कैसे तुम्हारे साथ रहेगी, ये हमारी बेटी है, यहीं हमारे साथ रहेगी इसी गांव में। वैसे भी सब लोग जानते हैं कि तुम्हारा गांव लड़कियों के रहने लायक बिल्कुल नहीं है। हम इसके चाचा चाची यहाँ इसका ख्याल रखेंगे। पहली महिला बोली, बड़ी आई, गांव रहने लायक नहीं है बोलने वाली। कोई बुराई नहीं है हमारे गांव में, जाएगी तो ये हमारे साथ ही। हम भी इसके मामा मामी हैं। यहाँ पर इन लोगों के साथ तुम्हारा रवैया कैसा था पूरा गांव जानता है। ईरा के साथ भी कैसा व्यवहार होगा ये भी हम अच्छे से जानते हैं। ईरा हमारे साथ हमारे घर जाएगी। बात खत्म। दोनों महिलाओं के बीच एक बार फिर से बहस छिड़ गई थी। इसी के साथ दोनों के पति भी एक दूसरे से बहस करने लग गए। घर का ऐसा माहौल देखते हुए गांव में पंचों की सभा बुलवा ली गई। लड़की के चाचा चाची होने का दावा करने वालों के खिलाफ गांव वालों ने ही हजारों आरोप लगा दिए।
आखिर में पंचों का फैसला लड़की को मामा मामी के साथ भेजने का फैसला सुना दिया। 6 महीने बाद उज्जैन, सुबह का वक्त, महाकाल के मंदिर में सुबह की भस्म आरती की जा रही थी। मंदिर में बहुत भीड़ थी। सबसे आगे एक नौजवान लड़का आरती करके हाथ जोड़े खड़ा था। माथे पर चंदन का तिलक, गठीला बदन, जिसके ऊपर लाल शर्ट और काली पैंट चढ़ी हुई थी। उम्र 27 साल, हल्की भूरी आंखें, हल्की दाढ़ी, सलीके से बनाए गए बाल और गालों पर मुस्कुराते वक्त पड़ते डिंपल, जो हैंडसम से दाढ़ी वाले चेहरे पर और ज्यादा आकर्षण का केंद्र बिंदु थे। आरती पूरी हुई तो भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर वो भीड़ को चीरता हुआ बाहर जाने लगा। तभी किसी ने आवाज लगाई, रुकिए अधिराज बाबू। उद्धरण चिन्ह। अधिराज ने आवाज सुनी तो ठहर गया। फिर पलटकर देखा तो सामने पुजारी जी खड़े मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। पुजारी जी उसके पास आते हुए बोले, सुना है, यहाँ से जा रहे हैं। अधिराज ने सिर हिलाया और बोला, जी, जा तो रहा हूँ पुजारी जी। काम ही ऐसा है कि जगह जगह का दौरा करना पड़ता है। और सच कहूँ तो मजा भी इसी में है। काम में पूरी तरह डूबे नहीं तो क्या काम किया। सही कहते हो, पुलिस इंस्पेक्टर को तो जगह जगह निगरानी करनी पड़ती है। वैसे इस बार कहीं बहुत दूर जा रहे हैं क्या? उद्धरण चिन्ह। जी, जा तो काफी दूर रहे हैं, पर काम में दूर पास क्या देखना। पूरा राज्य अपना ही है। कहाँ तक सेवा दी जाए, वहाँ हर हाल में देंगे। आपके वापस आने का इंतजार रहेगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद हर कदम पर आपके साथ रहे। आभार पंडित जी, चलता हूँ, बोलकर अधिराज ने उनके पैर छुए और मंदिर से बाहर निकल गया। मंदिर के नीचे आया तो सड़क में एक गाड़ी तैयार खड़ी थी। अधिराज पैसेंजर सीट पर बैठा तो ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का बोला, गजब की आस्था है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ आए बिना तो तुम्हारा दिन ही शुरू नहीं होता और ना ही महादेव का। अब यहाँ कहाँ आ पाऊंगा। ना जाने कब वापसी होगी। सब कुछ अधूरा सा लगेगा। पर तू ये नहीं समझेगा। जिसने कभी ईश्वर को समर्पण ही ना किया हो वो ये बात समझ ही नहीं सकता वेदांत। अधिराज ने उसे चिढ़ाते हुए कह दिया तो वेदांत ने मुंह बना लिया। वो भी अधिराज का हमउम्र ही था। दोनों साथ ही काम करते थे तो दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। वेदांत उसकी बात से चिढ़ गया था। उसने खिड़की से बाहर सिर निकाला और मंदिर को देखते हुए हाथ जोड़ते हुए बोला, हे महादेव, मैं भी भक्त हूँ आपका। सिर्फ इसको कॉपीराइट मत दीजिए। बोलकर उसने अधिराज को देखा तो अधिराज मुस्कुराया और अपने फोन में देखते हुए बोला, एहसान कर रहा है क्या उन पर? भक्ति अपने लिए होती है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। और वैसे भी उनको सब दिखता है, बताने की जरूरत नहीं है। चला गाड़ी। वेदांत ने बालों में हाथ फेरा और बोला, आज तो गाड़ी हवा से बातें करेगी और सीधी जाकर उज्जैन से बाहर रुकेगी। आज तूने मेरी सोई हुई आत्मा को जगाया है। बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और लंबी चौड़ी सड़क पर दौड़ा दी। अधिराज की आंख लग गई और गाड़ी अपनी रफ्तार में चलती रही। रात हुई तो गाड़ी अधिराज ने संभाल ली। अगली शाम दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अधिराज गाड़ी से नीचे उतरा और सामने लगे बड़े से बोर्ड को देखने लगा। सिंगरौली में आपका स्वागत है, वेदांत ने गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहा और आसपास देखते हुए आगे बोला, लिखा तो है लेकिन स्वागत करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। बोलते हुए वो माथे पर हाथ रखे यहाँ वहाँ नजरें घुमाने लगा। अधिराज ने एक झलक उसे देखा और बोला, मुझे नहीं लगता अभी हम लोग पहुँचे हैं। बैठ गाड़ी में। वेदांत ने सिर हिलाया और बोला, सही कह रहा है तू, वरना हम इतने भी आवारा नहीं है जो कोई कुत्ता भी आकर नहीं पूछ रहा। कहते हुए वो भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी आगे चलने लगी तो अधिराज खिड़की से बाहर देखने लगा। शाम की ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर गिरने लगी। बाहर का नजारा उसके दिल को शांत कर रहा था। सड़क के दोनों ओर की हरियाली ताजगी का एहसास करवा रही थी। वेदांत ने गाड़ी में गाना चला दिया और साथ ही खुद भी गाने लगा। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिल नाकाम से रुखसत होगी। बेसुरा मत गा,
बोलकर अधिराज ने उसकी तरफ देखा तो वेदांत बोला, तुझे तो हमेशा बेसुरा ही लगता है। मुझे इस गाने से याद आ जाती है अपने महबूब की। तुझे पता नहीं क्यों नहीं आती, मुझे लानी भी नहीं है, अधिराज ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा और सिगरेट सुलगा दी। क्यों, तेरा महबूब याद आने के काबिल भी नहीं रहा क्या? वेदांत ने हंसते हुए पूछा तो अधिराज सिगरेट का गश लगाते हुए बोला, शट अप। ओके, शटिंग अप, बोलकर वो गाड़ी चलाने लगा। अधिराज ने सीट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। तभी एक धीमी धीमी सी आवाज अधिराज के कानों में आने लगी। उसने जल्दी से आंखें खोली और गाड़ी में चल रहे गानों को बंद कर दिया, फिर ध्यान से आवाज को सुनने लगा। क्या हो गया, अब किशोर कुमार की आवाज भी बेसुरी लगने लगी क्या? वेदांत ने उसे देखते हुए कहा। अधिराज बोला, गाड़ी रोक। अरे पर क्यों, हम पहुंच गए क्या? तू गाड़ी रोक यार, अधिराज ने फिर कहा तो वेदांत ने गाड़ी रोक दी। अधिराज जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर गया। सामने एक वैली थी। वेदांत भी गाड़ी से नीचे उतरा और अधिराज को देखने लगा। कौन सा भूत नजर आ गया? बोलते हुए वो आसपास देखने लगा। अधिराज ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और आगे बढ़ गया। वेदांत भी उसके पीछे ही निकल गया। वैली पर थोड़ा नीचे आकर अधिराज अपनी नजरें दौड़ाने लगा। हल्की हल्की आवाज अभी भी उसके कानों में आ रही थी। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। अधिराज ने आवाज की दिशा पता लगाने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे चारों तरफ गूंज सी रही थी, इसलिए उसकी दिशा का पता लगाना मुश्किल था। अब वेदांत भी उस आवाज को सुनने लगा था। कुछ और आगे जाकर अधिराज एक पेड़ से टिककर देखने लगा। वैली की गहराई में कुछ लोग एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास नजर आने लगे। अधिराज वहीं से नीचे उतरने लगा। ओए, पागल हो गया है क्या? यहाँ से फिसल जाएगा तो दांत ट्रांसफर होकर पेट में चले जाएंगे, वेदांत ने कहा, लेकिन अधिराज नहीं रुका। ऐसा क्या हो गया इसको? बोलते हुए वो असमंजस से उसे देखने लगा। थोड़ा नीचे आकर अधिराज ने देखा कि एक लड़की इस गाने को गुनगुना रही थी। काला लहंगा, लाल चोली, लंबी सी काली चुनरी गले में लिए वो पीपल की डाली हाथ में पकड़े एक पेड़ के इर्द गिर्द चल रही थी। लंबे लंबे बालों की दो चोटी बनाए उसने दोनों तरफ फूल लगाए हुए थे। वो पेड़ से टिककर खड़ी हो गई तो वहीं चट्टान के ऊपर बैठी लड़कियां टेक लगाए उसे देखने लगी। कुछ छोटे बच्चे भी नजदीकी खेल रहे थे। वैली उतरते हुए अधिराज सड़क पर उतर आया था। उसकी नजरें अभी भी उसी लड़की पर और ध्यान उसकी आवाज पर थी। उसके कदम उस पेड़ की तरफ ही बढ़ चले थे। थोड़ा आगे जाकर सड़क के दूसरी तरफ वो एक पेड़ से टिककर खड़ा हो गया। दिल तो देते हैं लेते हैं लोग कई बार। हुआ क्या, किसी से किया था तुमने प्यार? यादों को छोड़ दे, वादों को तोड़ दे। गाते हुए उस लड़की की प्यारी सी आवाज पूरी वैली को लयमय कर रही थी। मानो वहां के पेड़ पत्ते भी इस संगीत में झूम से रहे थे। तभी वेदांत भी गाड़ी लेकर उसके पास आ गया। अधिराज अभी भी उस लड़की की तरफ ही देखे जा रहा था। वेदांत बोला, टार्जन बनने का इरादा है क्या? कहाँ से कूद आया तू? बोलते हुए वो खिड़की से सिर बाहर निकालकर उसकी तरफ देखने लगा। अधिराज ने उसकी तरफ देखा और कुछ बोलने लगा कि तभी एक आवाज उनके कानों में पड़ी, राधे राधे। अधिराज ने सुना तो सामने देखने लगा। एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी हाथ जोड़े खड़ा था। सफेद कुर्ता पजामा और गले में लिपटा भूरे रंग का गमछा। आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी और साथ ही साथ वो बड़े आदर से बात कर रहा था। वेदांत गाड़ी से बाहर आया और बोला, आपकी तारीफ। मैं यहाँ का प्रधान किशोर सिंह, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप यहाँ पोस्ट हुए नए पुलिस के अधिकारी ही हैं ना? उद्धरण चिन्ह। वेदांत ने सिर हिलाया और झट से बोला, बिल्कुल सही पहचाना, हम वही है। मतलब हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। बोलते हुए उसका चेहरा खिल उठा। अभी तक वो सफर की थकान से चूर हो चुका था, लेकिन किशोर की बातें सुनकर उसके अंदर फिर से ताकत आ गई थी। अधिराज ने हाथ जोड़े और बोला, प्रणाम। किशोर मुस्कुराए और बोले, प्रणाम, हमें तो लगा था कि कल सुबह तक आएंगे, पर आप लोग तो वक्त से पहले आ गए। वेदांत मुस्कुराते हुए बोला, वो क्या है ना,
हम लोगों को देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हम बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं और होनहार होशियार ऑफिसर कभी भी देर नहीं करते। और फिर बड़े बड़े काम भी तो करने हैं। दुश्मनों को भगाने के लिए होनहार लोगों को आना ही होता है। और फिर ज्यादा हो रहा है तेरा, अधिराज ने गला साफ करते हुए कहा और किशोर की तरफ इशारा कर दिया। किशोर मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहे थे। वेदांत ने दांत दिखा दिए और बाल खुजाते हुए अधिराज से बोला, ऐसा क्या? थोड़ा जल्दी बोलता ना, अब तो मैं बोल चुका। अधिराज ने सिर हिला दिया। किशोर बोले, यूं तो पुलिस अधिकारी आपको लेने आने वाले थे, लेकिन शाम हो गई तो सबको लगा आप लोग नहीं आने वाले। इसलिए हमसे कहा गया कि अगर आप लोग आ जाएं तो हम आपको ठहरा दें। आइए चलते हैं। हाँ हाँ चलिए, बोलकर वेदांत फिर से गाड़ी में बैठ गया। किशोर भी पिछली सीट पर बैठ गए। अधिराज बैठने लगा तो वापस पलटकर पीपल की तरफ देखने लगा, मानो कुछ छूट रहा हो जो वो नहीं छोड़ना चाहता। वो लड़की भी अब वहां से भागते हुए निकल रही थी। अधिराज का दिल हुआ कि उसके पीछे निकल जाए, लेकिन फिर रुक गया। आखिर क्यों वो उसके पीछे भागता? क्या ही मतलब था दोनों का? किशोर ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, लड़की को देख रहे हैं साहब? अधिराज ने सुना तो झेप सा गया और बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोलकर उसने नजरें फेर ली। किशोर हंसते हुए बोले, अरे आप तो झेप गए। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैं तो बस पूछ रहा था। अगर आवाज सुनकर देख रहे हैं तो इसमें कुछ नया नहीं है, हर कोई ठहर जाता है। पिछले 6 महीने से गांव का माहौल ही बदल दिया है इस लड़की ने। अब तो सुबह शाम इसी की आवाज से होती है। वेदांत हंसकर बोला, ऐसा क्या? फिर तो अब से हम लोग भी इसी आवाज को सुनकर सोया और उठा करेंगे। बिल्कुल। वेदांत और किशोर बात करते रहे थे लेकिन अधिराज चुप था। अब वो भी पैसेंजर सीट पर बैठ गया। गाड़ी आगे चल पड़ी। भाग समाप्त। क्यों भागा चला आया अधिराज उस आवाज के पीछे? क्या किसी अपने की याद हो आई? कैसा लगा पहला अध्याय? कमेंट में बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए अध्याय के साथ।